हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। लास्ट लेक्चर में थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो दोबारा थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, देखो नाम से पता लग रहा है मल्टीनेशनल। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, और नेशनल का मतलब हो गया अलग अलग कंट्रीज। यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? वो कंपनीज होती हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत सारी कंट्रीज में होती है। एक कंट्री में इनका हेड ऑफिस होता है और बाकी बहुत सारी कंट्रीज में इनकी क्या होता है? ब्रांचेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं। जैसे कि डोमिनोज, नाइकी, रीबॉक, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी वो कंपनी जिसका बिजनेस ऑपरेशन बहुत सारी कंट्रीज में होता है, हम उसे क्या बोल देते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब इनकी फैक्ट्रीज, ब्रांचेस, वर्कशॉप, ऑफिसेज अलग अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं, और इनको हम मेजोरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स भी कह देते हैं। इनकी ब्रांच क्या बोलते हैं? मेजोरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट। मतलब इसमें जो मेजोरिटी शेयर्स हैं वो किसके हैं? फॉरेन कंपनी के हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेजोरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं इन कंपनीज के बारे में। अब मल्टीनेशनल कंपनी को हम ट्रांसनेशनल कंपनी भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रांसनेशनल। बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है ना ये। वर्ल्ड एंटरप्राइजेज भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज भी बोल देते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेज भी बोल देते हैं। तो बी केयरफुल, इनमें से कोई भी नाम आ जाए, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल कंपनी। और इसके हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया एक कंट्री में होते हैं, उनकी होम कंट्री होती है। जैसे कि आप देखो, डोमिनोज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएसए के अंदर है। इसी तरह कोका कोला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएसए में है। और बाकी सब कंट्री में इनकी सब ब्रांचेस होती हैं। और बहुत सारे एग्जांपल आपको पता ही है इनके, हुंडई, रीबॉक, लॉरियल, सैमसंग, सोनी, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। अब थोड़ा इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम। इनकी फीचर्स क्या होती है? सबसे पहले फीचर, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। सर, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और ये अलग अलग जगह से फंड रेज भी कर सकते हैं, अपने इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से। यानी कि इनको फाइनेंस की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, अपनी नेशनल मार्केट में भी ये लोग इजीली फंड रेज कर सकते हैं। हम इसे क्या बोल देते हैं? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका दायरा बहुत बड़ा है, तो इसीलिए ये अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस कर पा रही है। देन एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। सर, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, लेटेस्ट टेक्निक यूज करती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और नॉर्मली ये कौन सी टेक्निक यूज करती हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। देखो, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कौन सी टेक्निक यूज करेंगी? लेटेस्ट टेक्निक, एडवांस टेक्निक। और होंगी भी कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती है? जब मशीनों का ज्यादा यूज होता है, लेबर का कम। पता है ना आपको, दो तरह की टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जहां लेबर का ज्यादा रोल होता है और कैपिटल कम यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज्यादा यूज करते हैं, लेबर कम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करती है ज्यादातर? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहां मशीनें वगैरह उनका यूज ज्यादा होता है, क्योंकि इनको प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। फिर आगे चलते हैं सर, सेंट्रलाइज कंट्रोल। ठीक है, इनकी ब्रांचेस तो अलग अलग कंट्रीज में होती है, नो डाउट, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, लेकिन इनको मैनेज कौन करता है? हेडक्वार्टर्स में जो इनकी मेन ब्रांच होती है, होम कंट्री में जो होती है, वो इन सबको कंट्रोल करती है। और सारे के सारी जो ब्रांचेस हैं उसी पॉलिसी को फॉलो करती हैं जो हेडक्वार्टर में बनाई जाती है। मतलब कंट्रोल कैसा है? सेंट्रलाइज। भाई यूएसए से कंट्रोल हो रहा है कि किस तरह से हमने कोका कोला की सप्लाई करनी है, कोका कोला को लोअर वर्ल्ड कैसे सेल आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंट्रोल कैसा है? सेंट्रलाइज। ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, पर कंट्रोल कहां से हो रहा है? फ्रॉम द यूएसए, फ्रॉम द होम कंट्री हेडक्वार्टर। अब आगे चलते हैं सर। अगला पॉइंट आता है सर, फॉरेन कोलैबोरेशन। Usually multinational companies enter into agreement with local companies in the host country
And these agreements pertain to sale of technology, production of good resources, patent, use of brand name for the finished product, etc. कई बार क्या होता है, कोलैबोरेट कर लेती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर गया, तो वहां पे जो ऑलरेडी लोकल कंपनी है, कई बार क्या करते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारे इंडिया में होंडा सिटी, ठीक है ना। अब वो किसका एग्जांपल है, वहां पे दोनों ने टाई अप हो गया होंडा सिटी का। अच्छा, और आप कई एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि आप आए, आपने देखा लोकल में एक अच्छी कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, तो चलो उसी के साथ टाई अप कर लेते हैं। बजाज सुजुकी अगेन एग्जांपल, क्या है वो, टाई अप है मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। गेटिंग माय पॉइंट। तो उन्होंने क्या किया, लोकल कंपनी के साथ टाई अप किया कि चलो हमारी टेक्निक होगी, हम दोनों मिलकर अपना ब्रांड नेम करेंगे ताकि दोनों को उससे फायदा हो सके। तो सम टाइम दे गो फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन। फिर आगे चलते हैं सर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ना मल्टीनेशनल कंपनीज की, दीज आर रियली वेरी इफेक्टिव as compared to other companies. They possess well-developed and up-to-date market information system. They use aggressive marketing strategy in order to increase the sale in short period. सर आप कभी भी नोट कीजिएगा, एक लोकल कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और एक जो मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, दे आर टोटली डिफरेंट। ये बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के आते हैं कि भैया हमने सेल को बढ़ाना ही बढ़ाना है। ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, सेल प्रमोशन के ऊपर बड़ा खुल के खर्च करते हैं, मतलब कहीं हेजिटेट नहीं करते। आप देखो ना, कोका कोला की, कोक वगैरह कितनी ऐड आती है, दुनिया भर की ऐड आ रही है, हेजिटेट नहीं करते, कितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है, मतलब एक बार ये दिमाग में ना कस्टमर के छा जाते हैं। तो जितनी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, नॉर्मल जो लोकल कंपनीज होती हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो इतना खर्चा नहीं करते, उनका इतना बजट नहीं होता। इनका एडवर्टाइजमेंट का इतना बड़ा बड़ा बजट होता है कि आप सेल प्रमोशन का इतना बड़ा बड़ा बजट होता है, डेफिनेटली कस्टमर को अट्रैक्ट कर देते हैं। देन आगे चलते हैं। अब अगला है सर, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। डेफिनेटली सर, a multinational company operate in several countries. It has its branches, offices, factories in many countries. It operates through a network of subsidiaries and branch in host country. देखिए सिंपल सी बात है, इनका मार्केट टेरिटरी कितनी एक्सपेंड होती है। देखो अब इनका जो दायरा है वो किसी एक कंट्री में लिमिटेड नहीं है। यदि मान लो कोई इंडियन कंपनी है, उसका दायरा क्या है, इंडिया। इनका कोई दायरा नहीं है, जितना मर्जी चाहे मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में एंटर करते हैं, अपने ऑफिस खोलते हैं, ब्रांचेस खोलते हैं, और होस्ट कंट्री जो भी इनकी मेन होती है, होम ब्रांच, वहां से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी इनका जो एक्सपेंशन का चांस है, जो मार्केट टेरिटरी है, वो जितनी ज्यादा चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर बच्चे। फिर आगे चलते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन। तो जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, लगातार R&D में लगे हुए हैं। R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लगातार नई नई इनोवेशन ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब हम नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, और जो पहले लेके आएगा वही फायदा उठाएगा। ऑलवेज, मतलब इन्होंने अपनी पूरी एक टीम लगा रखी है और ह्यूज रिसोर्सेज लगा रखे होते हैं, सिर्फ किस काम पे, कि नई रिसर्च करें, नई कोई डेवलपमेंट करें, कोई नया प्रोडक्ट लेके आए जो कि पहले से यूनिक हो, और हम एकदम मार्केट में अपना पेंट्रेट करें और मार्केट को कैप्चर करें। यानी कि ये जो प्रोडक्ट इनोवेशंस के ऊपर है, दे रियली पे अ बिग अटेंशन टू दैट, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। जबकि लोकल लेवल की कंपनी कभी इतना खर्चा नहीं करती। इन्होंने तो पूरी टीम रखी होती है, अलग से साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इनोवेटर्स लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ नया खोजने में, कुछ नया प्लान करने में। देन आगे चलते हैं सर, ओलिगोपोलिस्टिक पावर। आपको याद है, मैंने एक दिन आपको पहले ही बताया था, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। अब देखो, ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब होता है कि नॉर्मली जो हमारी मल्टी कंपनीज होती हैं ओलिगोपोलिस्टिक होती है, मतलब दो एक, मतलब अगर हम सेम प्रोडक्ट लाइन की बात करें उसमें थोड़ी सी ही फॉर्म्स होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कार की सेगमेंट की बात करूं मल्टीनेशनल लेवल पे, तो क्या 8-10 कारें ही ऐसी हैं बड़ी, मेन बड़ी बड़ी, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गई, लाइक दैट। ऐसे ही मैं अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूं नेशनल लेवल पे, वही कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, लाइक दैट। तो अब इसी तरह मोबाइल फोन्स की बात करें तो क्या हो गए, सोनी, एप्पल, सैमसंग, ये 3-4 ही आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो मल्टी सी कंपनीज होती हैं बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होती हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है और इनको बहुत ज्यादा ह्यूज रिसोर्सेज की जरूरत होती है
हर कोई वो काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो थोड़ी सी ऐसी होती हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा स्मॉल होता है कि दीज आर लाइक ए बिग फिश who eats all small fishes to eliminate competition from the market. इनफैक्ट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, छोटी मोटी कंपनी को तो सर्वाइव ही नहीं करने, उनसे compete ही नहीं कर सकती। आज आप देखो ना, जब पेप्सी कोका कोला आए, कोक वगैरह आए, तो इन्होंने इंडिया की बहुत सारी पहले कोल्ड ड्रिंक्स आया करती थी, उन सबको खत्म कर दिया। अब कोक और पेप्सी आ रही है। आपको पता है कोका कोला हमारा इंडियन ब्रांड था, ठीक है, इवन हमारा उस समय कई तरह की और नई नई कोल्ड ड्रिंक्स आया करती होती थी इंडियन ब्रांड, तो सारी की सारी आउट हो गई। इनकी मार्केट किसने खत्म की? मल्टीनेशनल कंपनीज ने। तो यानी क्योंकि इनका सोर्सेज बहुत ज्यादा है, इनका एड का बजट बहुत ज्यादा होता है, फिर ये प्रोडक्ट के ऊपर इनोवेशन बड़ी करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे से बेटर होते हैं, कॉम्पिटिटिव एज ले जाते हैं। तो ये इसीलिए इनका नंबर बहुत थोड़ा है। तो यहाँ पे पॉइंट बेसिकली ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, फ्यू थोड़ी सी होती है एक सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, बहुत ज्यादा नंबर इनका नहीं होता। अब आता है सर इनका एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। किसी एक कंट्री के अंदर अगर ये अपना आ रही है, मान लो इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, तो हमें इसकी क्या एडवांटेज है, हमें इसकी एडवांटेज क्या? नंबर वन सर, इनके आने से बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं और बड़े अच्छे पैकेज देती हैं, तो बहुत सारे लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है इनमें काम करने की। सिंपल सी बात है, जब बड़ी बड़ी कंपनी हमारी कंट्री में आएंगी तो बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऑब्वियसली ये इनका एडवांटेज है, और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। देन सेकंड आता है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी। जो मल्टी कंपनीज आती है ना सर, तो ये नई लेटेस्ट टेक्निक के साथ आती हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी नई टेक्निक को सीख जाते हैं और डेफिनेटली हम भी उसको डेवलप कर पाते हैं। तो एक बेनिफिट मिलता है कि जब ये आती हैं अपने साथ लेटेस्ट एडवांस टेक्निक लेके आती हैं, तो उससे होस्ट कंट्री को बेनिफिट होता है, वो भी नई टेक्निक को सीख जाते हैं और आगे ग्रो करने की कोशिश करते हैं। देन आगे चलते हैं, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली सर, हर कंट्री चाहती है कि बाहर के लोग मेरे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें और उसके बदले मेरे को फॉरेन एक्सचेंज वगैरह मिले। तो डेफिनेटली जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में अपने आप ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। बाहर से मान लो कंपनी आएगी, यूएसए कंपनी आएगी, तो मेरे देश में अपने आप ही फॉरेन एक्सचेंज आनी, डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, यहीं पे उसी पे इन्वेस्ट करेंगी ना वो। तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ जाती है ड्यू टू कमिंग अप ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। और हर कंट्री चाहती है ये कि हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके सोर्सेस बढ़े। देन आगे चलते हैं, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो ना, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से कितनी वैरायटी आपको प्रोडक्ट की मिलनी शुरू हो गई। पहले क्या होता था, एक बाटा के शूज होते थे, एक लिबर्टी के शूज होते थे। आज आप मार्केट में जाते हो, रीबॉक, पैपेल एंड पता नहीं कितने सारे नए ब्रांड्स आ चुके हैं और आपको पहले ये अवेलेबल नहीं थे। और डेफिनेटली व्हेन यू गेट लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप राइज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली इट विल राइज। देन हेल्थी कंपटीशन, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से हमारा जो कंपटीशन लेवल है वो भी बढ़ता है। पहले जो लोकल फर्म्स होती है ना, अब उनका कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, अब अगर उनको सर्वाइव करना है तो उन्हें उनसे कम्पीट करना पड़ेगा, तो उनके आने से जो कंपटीशन भी बढ़ेगा। और देखो, जब कंपटीशन बढ़ता है तो डेफिनेटली एक कंट्री ग्रो करती है। भाई आज देखो ना, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज का जब कंपटीशन बढ़ेगा, वो अपने आप को इंप्रूव करेंगी, अपनी क्वालिटी भी बढ़ाएंगी, प्राइस को भी कम करेंगी, तो ये भी हमें यहाँ पे एज मिलता है। फिर आता है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब डेफिनेटली सर, जब आपने नए नए प्रोडक्ट आपको मिले, सुपीरियर प्रोडक्ट मिले, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर गया। एंड ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म, डेफिनेटली सर, जब इनके आने से कंपटीशन हुआ, हमारी जो फर्म्स इनको नई टेक्निक का पता लगा, तो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स भी ग्रो कर जाती हैं, वो भी डेवलप कर जाती हैं। अब आता है सर, इसका डिसएडवांटेज क्या है। मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे देश में आ रही हैं, इनका डिसएडवांटेज क्या है? सर, पहला डिसएडवांटेज है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सर, जो इंडस्ट्रीज हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इनसे कंपीट नहीं कर पाती मल्टीनेशनल कंपनी से, दे हैव टू लीव द मार्केट। यदि आप देखो ना, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से बहुत सारी हमारी इंडियन कंपनीज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि वो उनसे कंपीट नहीं कर पाए। इनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो वो उनसे कंपीट नहीं कर पाए, एंड दैट इज व्हाई दे गेट
फेल्ड और उनको अपना वाइंड अप करना पड़ गया। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है भाई, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत बड़ा डेंजर है। सेकंड, reputation of the profit. So these companies earn huge profit. They carry these profit to their country and this adversely affect the foreign exchange reserve of the host country. भाई ये लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और वो सारे प्रॉफिट क्या करते हैं, अपनी कंट्री में ले जाते हैं, यानी हमारे देश का पैसा बाहर चला गया, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जो पैसा वो इंडिया में कमा रहे हैं वो अल्टीमेटली पैसा जा कहाँ रहा है, बाहर तो जा रहा है। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कई बार हमारी होस्ट कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बड़े केयरलेसली यूज करते हैं और हमारे बड़े वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो ये भी इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखो इनकी हमारे साथ कोई बिलोंगिंगनेस तो है नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी किस लिए आई, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब उस दौरान मान लीजिए इन्होंने हमारे कुछ रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं किया, एक्सप्लॉइट किया, जबकि हमारी कंट्री के लोग डेफिनेटली सोचते कि हमारे रिसोर्सेज है, हमें इसको ढंग से यूज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको ये ढंग से यूज नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट नहीं है, बिलोंगिंगनेस नहीं है, और डेफिनेटली हमारे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो मिसयूज हो जाते हैं। तो ये भी इनका एक डिसएडवांटेज रहता है। देन दिस रिगार्ड ऑफ द नेशनल प्रायोरिटी, सर नेशनल प्रायोरिटीज को कभी भी ये वेटेज नहीं देते हैं। इनका मेन प्रॉफिट क्या है सर, प्रॉफिट अर्न करना। कभी भी सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे कि मान लो हमारी नेशनल प्रायोरिटी क्या है, भाई इक्वालिटी हो, सबकी इनकम एक जैसी हो, रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो जाए, हमारे जो बैकवर्ड एरिया था वो डेवलप हो जाए। सर ये ऐसी कोई प्रायोरिटीज को रिगार्ड नहीं करेंगे, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। इनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। आपकी इससे वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो। एंड देन क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, अब कई बार क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं और इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो एक तरह से ही क्या करते हैं, मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आज अगर हम देखें जो अपर क्लास सेगमेंट में एप्पल ने मोनोपोली क्रिएट की हुई है। अगर आपको अपर क्लास में फोन लेना है, एप्पल का कोई कंपटीटर नहीं है, तो क्या है, एक तरह से मोनोपोली आ गई। जिसको टॉप का मोबाइल लेना है, स्टेटस सिंबल दिखाना है, वो कौन सा ले रहा है, एप्पल। तो ये क्या है, समटाइम दे क्रिएट द मोनोपोली पावर। तो वो भी एक बड़ी गलत चीज हो जाती है, मोनोपोली होती है तो अपनी मन चाहा वो रेट चार्ज करेंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर को कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, चार्जिंग हाई प्राइस। तो ये भी एक इनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। देन थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी, डेफिनेटली सर अब क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, कई बार ये लोग हमारे पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में आए बिजनेस करने के लिए एंड सम टाइम हमारे पॉलिटिकल मैटर में ये इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, और कई बार इनके पास अच्छी खासी पावर भी होती है, बेसिकली फाइनेंशियल पावर। ये हमारे पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना कहीं उससे हमारी जो नेशनल फ्रीडम है उसके लिए वो खतरा बन जाता है। भी डेफिनेटली अपने फायदे की बात करेंगे, मान लो पॉलिटिकल प्रेशर डलवा दिया, कोई पॉलिसी ऐसी अपने फेवर में ही करवा ली जिससे इनको बेनिफिट मिले, तो हमारे नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है। तो सम टाइम दे आल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि बड़ी बड़ी कंपनीज है पॉलिटिकल प्रेशर डाल के अपने फेवर में कुछ पॉलिसीज करवा लेती हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल जो हमारी फ्रीडम है उसके लिए वो ठीक नहीं होता। अब आता है सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ज्वाइंट वेंचर। भाई ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, मल्टीनेशनल कंपनीज, हमने देखा उनके क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे। अब बात करते हैं सर ये ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। सर जब दो बिजनेस फर्म्स आपस में इकट्ठे कोई कॉमन पर्पस के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम उसे बोल देते हैं ज्वाइंट वेंचर। भाई दो अलग अलग बिजनेस फर्म्स थी, आपस में टाई अप किया ताकि दोनों को उससे फायदा हो सके, हम उसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑन्ड भी हो सकती हैं, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। A joint venture is pooling of resources and expertise by two or more business to achieve a particular goal. मान लो मेरी एक फर्म ए है, मैं टेक्निक में बहुत साउंड हूं, तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो हम दोनों ने क्या किया, मिलके टाई अप कर लिया, क्या बन गया ये ज्वाइंट वेंचर। और मेन मकसद क्या है, हमने प्रॉफिट अर्न करना है ताकि दोनों को बेनिफिट हो सके, अपना मार्केट में शेयर बढ़े, जो भी हमारा कॉमन गोल है। एंड बिजनेस ऑफ एनी साइज कैन यूज ज्वाइंट वेंचर
to strengthen long-term relationship or to collaborate on short-term project. सर आप आपस में टाई अप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं कि मान लो आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, दो फर्म ने मिलकर प्रोजेक्ट ले लिया, और जैसे शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी आप नया को प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो। यानी ये जो वेंचर्स हो सकते हैं, इट मे बी फॉर शॉर्ट पीरियड, मे बी फॉर लॉन्ग पीरियड। एंड माइंड इट, जो जॉइंट वेंचर होता है, इट मे आल्सो बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेस इन डिफरेंट कंट्री। ये दो अलग अलग कंट्रीज में दो अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और कुछ काम करना शुरू कर दिया। अब इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं जो दोनों अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, वो इनको मानने पड़ते हैं, और जो रिस्क और रिवार्ड होगा दोनों इकट्ठे शेयर करेंगे। मतलब एक कंपनी बैठी है यूएसए में, एक कंपनी बैठी है इंडिया में, दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो गया, मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब जो भी एग्रीमेंट हुआ एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट इनको मानना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपस में इकट्ठे शेयर करेंगे। अ रीजन बिहाइंड द जॉइंट वेंचर ऑफन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन। क्यों करते हैं हम जॉइंट वेंचर? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना चाहते हैं, और मूविंग इनटू न्यू मार्केट। मान लो आपको नई मार्केट में जाना है, मान लो इंडिया में जाना है यूएसए कंपनी को, अब उसको इंडिया के बारे में नहीं पता, तो क्यों ना इंडिया की किसी लोकल कंपनी के साथ टाइप कोलैबोरेट कर लें, तो उसके लिए वहां एंट्री करनी आसान हो जाएगी। तो दीज आर द रीजन फॉर विच जॉइंट वेंचर टेक प्लेस। अब इंडिया में जॉइंट वेंचर कंपनी बेस्ट वे है, और इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। कंपनी जो भी यहाँ पे इंडिया में आती है, दे आर ट्रीटेड जस्ट एज द डोमेस्टिक कंपनीज। मतलब इंडिया में अगर कंपनी आके हमारे साथ ज्वाइन कोलैबोरेट करती है, हम उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे इंडियन कंपनी को ट्रीट करते हैं, उसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। अब एग्जांपल देखिए, इंडिया के अंदर मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ ज्वाइंट मिली, दोनों क्या बनी? मारुति सुजुकी। फिर अब किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ इंडिया एंड टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ऑफ जापान ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म टोयोटा किर्लोस्कर। अब टोयोटा कहां से आया भैया? किर्लोस्कर किसका ग्रुप था? इंडिया का। टोयोटा किसका ग्रुप था? जापान का। उन्होंने मिलकर क्या बनाया? टोयोटा किर्लोस्कर। ये क्या है? ज्वाइंट वेंचर्स। दो अलग अलग कंट्रीज में कंपनी काम कर रही थी, मिलके उन्होंने दूसरी कंट्री में काम शुरू किया। इज इट क्लियर? तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब समझ आया। अब बेनिफिट यही होता है कि आप एक पर्टिकुलर जो गोल है, मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हो, कोई नया यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो, देन यू कैन एंटर विद दिस ज्वाइंट वेंचर्स। क्लियर है बच्चा? अब आता है फॉर्मेशन ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर। सर एक जो ज्वाइंट वेंचर है फॉर्म कैसे होता है, कैसे इसको फॉर्म करती हैं सब? नंबर वन, पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी। टू पार्टीज इनकॉर्पोरेट ए न्यू कंपनी एंड बिजनेस ऑफ वन पार्टी is transferred to a new company in consideration of the issue of share to such party. The other party subscribe the shares in cash. So ध्यान दीजिएगा, two parties incorporate a new company and the business of one party is transferred to a new company in consideration of issue of share to such party. मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है, मारुति वाले का बिजनेस चल रहा है, सुजुकी वाला मेरे साथ शेयर करना चाहता है, सुजुकी वाला क्या करेगा? मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा, तो मेरे साथ वो क्या हुआ? कैश में ले लेगा। तो पहले यहां से एक तरह से सॉर्ट ऑफ उनकी सब्सक्रिप्शन आ गई शेयर्स की, तो मेरी कंपनी में उसका हिस्सा स्टार्ट हो गया। अब सेकंड क्या होता है इसमें स्टेप? न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी, बोथ द पार्टी सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर कंपनी इन कैश इन एग्री रेशियो एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। पहला क्या काम था? एक ऑलरेडी कंपनी स्टैब्लिश थी, नई कंपनी उसके स्टैब्लिश करना चाहती थी, उसने क्या किया? उसके शेयर्स खरीद लिए और एंटर कर गई। अब यहां पे क्या, दोनों कंपनीज नहीं है, दोनों कंपनीज नहीं है, तो दोनों ने क्या किया? अपनी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया और आधे आधे शेयर जो भी उनकी रेशियो है उसमें उसको खरीद लिया और एक नया बिजनेस शुरू किया। समझ आ रही है? पहले वाले केस में क्या था? एक कंपनी स्टैब्लिश थी, आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आप उसके साथ शेयरिंग हो गई, नाउ यू कैन एंटर इन बिजनेस। अब दोनों ही कंपनी क्या थी? नहीं थी, तो दोनों ने क्या किया? अपनी ज्वाइंट जो वेंचर कंपनी है उसके शेयर्स को कैश में खरीद लिया और अब उसके पार्टनर सॉर्ट ऑफ दैट वेंचर स्टार्ट कर दिया। अब तीसरा केस क्या होता है? कोलैबोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी विद अदर कंट्री। अब एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है, उसको दूसरी पार्टी के साथ करना है। व्हेन प्रमोटर शेयर होल्डर ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी कोलैबोरेट विद अदर पार्टी to jointly carry on business of that company, the other party may take up share of the company through payment in cash.
भाई अब आपने एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है उसको दूसरी पार्टी के साथ कोलैबोरेट करना है। अब क्या होगा, व्हेन प्रमोटर शेयर होल्डर ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी कोलैबोरेट विद अदर पार्टी, मे बी वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, मेरी कंट्री का भी हो सकता है, कंट्री से बाहर का भी हो सकता है, तो ज्वाइंटली कैरी ऑन बिजनेस ऑफ दैट कंपनी, द अदर पार्टी में टेक अप शेयर ऑफ द कंपनी थ्रू पेमेंट इन कैश। तो वो इंडियन कंपनी के शेयर खरीद सकती है और इसका पार्टनर, इसका मेंबर पार्टनर बन के बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इज इट क्लियर? गेटिंग एवरीबॉडी? फिर दोबारा देख लीजिए कैसे होता है फॉर्मेशन। एक बार तीन ही स्टेप है इसके मेरे बच्चे, 3 टेस्ट केसेस होती हैं। पहला केस क्या है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी। यहां पे आपने किसी नई कंपनी के साथ, मतलब इंडियन कंपनी किसी नई कंपनी के साथ शेयर कर रही है, तो मैंने क्या करा, मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो मैं उसका पार्टनर बन गया। सेकंड केस में क्या हुआ, दोनों कंपनीज अलग अलग थी, तो दोनों ने नई कंपनी जो ज्वाइंट निकाल रहे हैं उसके शेयर्स खरीदे और उसकी स्टार्ट कर दिया इसको। और तीसरे केस में क्या हुआ, इंडियन कंपनी को कौन ज्वाइन करना चाहता है, एक दूसरी कंपनी, तो वो इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेगी कैश में और वो इसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। दैट इज द 3 थिंग्स। समझ आई? पहला केस, इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करना है, हम क्या करेंगे, उसके शेयर खरीद लेंगे। इंडियन कंपनी के साथ फॉरेन कंपनी टाई अप करना है, वो इंडियन के शेयर खरीद लेगा। दोनों ही न्यू कंपनीज हैं, तो नई कंपनी के शेयर आधे आधे जो प्रपोर्शन में खरीदनी है दे विल परचेज, और हो गया ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट। क्लियर एवरीबॉडी? तो इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।